Okay. Yeah. A very, very warm welcome to Dr. Surabhi Singh. Namaskar, ma'am, our guest for this session. And welcome back, students, to this session on the theme of gender, health, and society. I'm Shalini Sahai, and I'll be the coordinator of this session today. So, the second part of today's lecture series is based on the theme of gender, health, and society. Will be delivered by Dr. Surabhi Singh, who has diverse work experience in the field of gender aspect of health issues, especially menstrual health. Dr. Singh is a practicing gynecologist. She is also the founder of NGO Sachi Saheli. Dr. Surabhi has been tirelessly working in the field of menstrual health and hygiene issues for many years. She aims to remove all the myths and taboos related to menstruation and to empower girls and women to regain dignity. I welcome you, ma'am, for taking time to enlighten the students on gender aspect of health. Over to you, ma'am. Thank you so much, ma'am. So, after having such a beautiful session with Dr. Koster, तो I don't think कि आपकी कुछ menstruations related queries होंगी, but everyone has their own way to tell something. So पहले तो जैसे मैम ने बताया, I am a gynecologist working for last 15 years in East Delhi, and now for last 5 years I am majorly working on menstrual awareness, menstrual health awareness. Like agar if you don't mind, we can have this session as interactive session, because I want to ask few questions like while I will deliver this section lecture. So it should be interactive. If you guys are okay, then you can just switch on your YouTube, sorry, this video, so that we can interact. Is it possible for you? So students can take their questions either through the raise hand or they can write in the Okay, chat box okay, directly. okay, 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 not a problem. ठीक है मैम. So सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात क्यों की जाए और मेंस्ट्रुअल हेल्थ है क्या. क्योंकि अभी तक हम मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हमें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बात करते हैं. बट सच्ची सहेली, थ्रू सच्ची सहेली वी आर दिस प्रमोटिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ आल्सो. अभी भी जितनी भी हमारी एजुकेटेड क्लासेस हैं, मतलब हम उनकी बात नहीं करें जो डेस्टिट्यूट हैं, लेकिन हम उनकी बात करें जो बहुत एजुकेटेड क्लासेस हैं, वो भी अपनी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं. अगर इसके बारे में पूछा जाए कि आर योर पीरियड्स नॉर्मल, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा कि हाँ रेगुलरली होते हैं, सब ठीक है, तो मतलब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं उनको लगता है, किसी को भी नहीं लगता है. बट व्हेन यू आस्क कि पीरियड की काउंटिंग कैसे करते हैं, कैसे पता चले मेरी साइकिल्स रेगुलर हैं कि इरेगुलर हैं, मेरा जो पीरियड्स की मतलब अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है वो कितना होना नॉर्मल है, कितना एबनॉर्मल है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बहुत सारी अपनी पर्सनल हेल्थ के बारे में हमें नहीं पता होता है. तो अभी तक जैसे कि आप सारे लोग जानते हैं ना, सबसे पहले ये तो सब आप लोग शायद पढ़ ही चुके हैं कि जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है. आप हैंड रेज करके बता दीजिएगा, ये तो सब आप जानते हैं ना, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है. कितने लोग जानते हैं? सिर्फ एक, दो. तो अच्छा ये बताइए कि क्या पीरियड सिर्फ मतलब जैसे आपने जेंडर और सेक्स में, मतलब मैं हल्का सा बता देती हूँ जेंडर और सेक्स, क्योंकि बहुत कम लोगों ने हैंड रेज किया है, तो जस्ट टू सबको एक लेवल पे पता हो. जेंडर और सेक्स में फर्क इतना होता है कि जैसे कि हम जिस बॉडी के साथ पैदा होते हैं, जो बायोलॉजिकल मेकअप के साथ हम पैदा होते हैं, वो हमारा सेक्स होता है. लाइक अगर मेरे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जब मैं पैदा हुई, तो मेरा सेक्स फीमेल है. एंड अगर कोई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ पैदा होता है, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव, जैसे इसके पास पेनिस है जिस तो और स्क्रोटम है, तो वो मेल हो गया. जिसके पास वल्वा है बाहर, उसको लेबिया दिखाई दे रहे हैं, तो हम बोलते हैं ये फीमेल हो गई. इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा पता नहीं चलता है छोटे बच्चे में, तो हम बताते हैं ये मेल और फीमेल उसके बायोलॉजिकल मेकअप के हिसाब से, जिस बायोलॉजिकल मेकअप के साथ वो पैदा हुआ है, जैसा वो दिखता है. जेंडर हम उस टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते. जेंडर हम लेटर डिफाइन करते हैं जब सोसाइटी में उसका रोल क्या है, मतलब वो किस रोल को असाइन करता है, उसकी बॉडी या उसकी जो ब्रेन है, उसके हम उसका जेंडर डिसाइड करते हैं. जैसे कि मैं फीमेल बॉडी हूँ, मेरी बॉडी फीमेल है, और मेरे जो बॉडी की जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो मेरी बॉडी अपने आप को ऐसे पहचानती है, वो फीमेल ही पहचानती है. तो मैं सिस जेंडर हूँ, मतलब जैसी बॉडी है वैसा ही मेरी अपने को मैं रिकॉग्नाइज करती हूँ, तो मैं सिस जेंडर हूँ. अगर मेरी बॉडी फीमेल जैसी है, लेकिन मैं अपने आप को एज ए मेल रिकॉग्नाइज करती हूँ, मेरा मन ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं कि मैं फीमेल हूँ, मुझे लगता है गलत हो क्या, मैं गलत बॉडी में पैदा हो गई, मेरे को तो मेल होना चाहिए क्योंकि मैं तो मेल हूँ. मेरा दिमाग मुझे बार बार कहता है कि मैं मेल हूँ.
तो ये ट्रांस हो गया, क्रॉस हो गया ना, बॉडी एक है दिमाग दूसरा कहता है, तो इसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो मैं सिसजेंडर हूँ, आप में से ज्यादातर लोग सिसजेंडर होते हैं, इसलिए हमें ट्रांसजेंडर थोड़े अजीब लगता है सुनने में। ऐसे मेल के साथ है कि मेल है और उसकी बॉडी मेल है और उसका दिमाग भी कहता है कि हाँ मैं मेल हूँ, तो वो सिस जेंडर हो गया। और अगर उसका दिमाग कहता है कि नहीं तू तो फीमेल है, उसको वो विश्वास बार बार ऐसे कहता है कि नहीं, वो उसका हर काम लड़कियों जैसा ही, लड़कियों वाला ही करना है, उसको कहते हैं मैं हुई ही लड़का, मैं तो गलत बॉडी में पैदा हो गया, मुझे तो लड़की है, मैं अंदर से लड़की हूँ, तो मुझे तो लड़की की तरह ही एक्सप्रेस करना है, तो वो ट्रांसजेंडर हो गया। तो ये जो लड़का है, जो बॉडी से लड़का है लेकिन सोच से लड़की है, तो इसको ट्रांस फीमेल बोलेंगे, क्योंकि ये ट्रांस फीमेल जैसा सोचता है। और जो लड़की है बॉडी से और लेकिन सोचती लड़कों जैसे, वो ट्रांस फीमेल हो गया। तो सबसे पहले समझ लें कि जितने भी सिस जेंडर में फीमेल्स होती हैं, मतलब जो बॉडी से भी फीमेल है और सोच से भी फीमेल है, उन सबको पीरियड्स होते हैं। वो लड़कियां ट्रांस मेल, यानी वो लड़कियां जो बॉडी से फीमेल है लेकिन सोच से मेल है, वो ट्रांस मेल है लेकिन उनको भी पीरियड्स होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में सारे ऑर्गन फीमेल जैसे होते हैं। तो ट्रांस मेल और सारी फीमेल्स को पीरियड्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई ना? तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो फिर बाद में सर्जरी कराते हैं, सेक्सुअल एसिनेशन सर्जरी कराते हैं सेक्स, ताकि वो अपनी पहचान को उस तरह से जैसा वो खुद को देखना चाहते हैं वो उसके लिए सर्जरी कराते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, सब हमेशा कपड़े पहनना और उस तरह उनका रहन सहन बिल्कुल लड़कों जैसा होता है, लेकिन उनकी बॉडी में यूट्रस होता है, तो वो मेंस्ट्रुएट भी करते हैं। तो हम लड़कियों के लिए तो प्रॉब्लम होती ही है कि हम अपने पीरियड्स में परेशान होते हैं, उनके लिए हमसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो किसी को बता भी नहीं सकते कि हम अंदर से फीमेल हैं, तो वो उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये जेंडर पे, जेंडर सोसाइटी पे बात हो रही है, तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके दिमाग में डालना चाह रही हूँ। तो ऐसे अभी तक हमारी सोसाइटी ने इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़कियों को पीरियड्स होते हैं और लड़कियों के लिए कुछ सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, ये होना चाहिए, वेंडिंग मशीन, लेकिन अभी भी एक खेमा है जिसको अभी भी इग्नोर किया जाता है, जिसको वो मतलब रिस्पेक्ट नहीं दी जाती उसके पीरियड के हिसाब से कि हाँ उसको होते हैं तो उसके लिए क्या किया है हमने। यहाँ पे हमारी सोसाइटी थोड़ा सा लैग करती है। अब अगर हम लड़कियों की ही बात करें तो एक, मतलब ये मेरी अपनी सोच हो सकती है, आप एग्री करें या नहीं करें, कि एक समय था जब लड़कियों को, जब हम संसार में, जब इस वर्ल्ड में हम लड़कियां और मेल और फीमेल दोनों थे, एंड जो फिजिकल पावर थी, दैट वाज अ रिकॉग्नाइजिंग फीचर की हु विल रूल, कौन बाहर जाएगा, क्योंकि सब कुछ इतना अच्छा इजी नहीं था, ऐसे घर नहीं थे और ऐसा सब कुछ नहीं था। तो एक टाइम था, एक देयर वाज एन एरा जब फिजिकल पावर से रूल करते थे वर्ल्ड को। बट अभी का चेंज हो गया, अभी जब से सब कुछ इंटरनेट ये सब हो गया, अभी हम मेंटल पावर से रूल करते हैं, मतलब हम दिमाग की पावर से, हम यहाँ बैठे लैपटॉप पे कुछ भी कर सकते हैं। जब ये मेंटल पावर से रूल करने की बात आई तो इक्वालिटी दिखने लगी। उससे पहले तो लड़कियां भी खुद मान लेती थी कि ठीक है, दे शुड रूल बिकॉज दे आर मोर पावरफुल देन अस, तो हम तब तक अपने आप को मानते थे। लेकिन फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स, लाइक 100 years एंड नो, तो जब से ये समझ में आया कि मेंटल पावर भी होती, तब हम बराबरी से आके खड़े हुए और हमने कहा कि नहीं, अब घर के बाहर भी हम काम कर सकते हैं और घर, मतलब इस घर की चार दीवारी के बाहर, और हम भी रूल कर सकते हैं, मतलब वी नो कि हाउ टू रन दिस वर्ड या हाउ टू रूल दिस थिंग। तो अब लड़कियों ने अपने आगे, तो इस इक्वालिटी वाले टाइम में जब ये चेंज हो रहा है कि लोग अब, क्योंकि जो इतने सालों से पेट्रियार्कल सोसाइटी में इतने सालों से जो राज कर रहे हैं, जिनको हमने भी मान रखा है कि तुम तो बस तुम ही हो जो हो, अब थोड़ा सा टर्नओवर हो रहा है, तो थोड़ी सी लोगों को दिक्कतें हो रही है कि उनका पेट्रियार्की में उनकी जो पोजीशन है उसको हम खराब कर रहे हैं। तो चेंज हो रहा है, और ये भी सही है कि कोई भी चेंज, कोई भी रिवॉल्यूशन दुनिया में बिना क्रांति के नहीं होता। मतलब, और क्रांति जो होती है ना, मतलब रिवॉल्यूशन, सॉरी क्रांति एक वर्ड है, मतलब रिवॉल्यूशन में सेक्रीफाइसेस होते हैं। बहुत सारी लड़कियां हमसे पहले, जिन्होंने जो घर से बाहर निकली, उनके लिए पैड्स और ये सब होना, ऐसे टॉयलेट्स होना। हमने अभी वो एक मूवी आई थी जो एयर पे एक लड़की की थी ना, गुंजन कुछ करके, गुंजन कपूर या कुछ ऐसे आई थी, जिसमें दिखाया था कि वहाँ फीमेल्स के लिए टॉयलेट ही नहीं बनाए गए थे। अब एक ऐसी अकेली लड़की जहाँ पे फीमेल टॉयलेट ही नहीं है, वहाँ पे वो मेंस्ट्रुएशन के साथ में कैसे वहाँ पे अपनी जिंदगी उसने निकाला होगा। तो ऐसी एक नहीं, बहुत सारी और स्टोरीज होंगी जब लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हुआ होगा कि यार लड़कियां तो यहाँ भी जगह मांगने लगी, अब इनको टॉयलेट्स भी बना के दो। सो अभी ये रिवॉल्यूशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत सारे साल अभी और चाहिए जाके रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में, जब ये बराबरी से हम लोग कह सके कि हमारी जरूरतों के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स, बाहर की चीजें सेट हो। अभी ऐसा नहीं, घर हमारे हिसाब से सेट है पर बाहर हमारे हिसाब से कुछ भी सेट नहीं है।
तो अब जब हम इस रिवॉल्यूशन वाले फेज में हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें नॉलेज, हम एम्पावर्ड हो। अगर हम ही बाहर जाके मतलब दो तीन चीजें होती है कि मतलब सबसे पहली बात है कि अगर हमारी ही नॉलेज हमें नहीं है, तो सामने वाला, क्योंकि इसी से तो जीतना है, मसल पावर से तो आप कितना जीतोगे, है ना, आपको यहीं से जीतना है। और यहाँ पे आपकी नॉलेज, सिर्फ आपकी नॉलेज आपको आगे लेके जा सकती है। तो जो हम किसी भी चीज के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में जानना, लाइक पीरियड्स के बारे में जानना, और थोड़ा बहुत सेक्स, अपनी SRHR, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आप घर से बाहर हो और आप ही को अपनी लड़ाई के हिसाब से आप ही को तय करना है कि क्या होना चाहिए बाहर के एनवायरनमेंट में या नहीं। क्योंकि आप ही में से बहुत सारे लोग कल बहुत सारे बड़े पोस्ट पे जाओगे, बहुत सारे बड़े सारी पॉलिसीज बनाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए पहले, वन शुड नो कि मेरे को, मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या, मुझे चाहिए क्या एक लड़की को, तो हम वो एनवायरनमेंट बना पाएंगे बाहर जाकर। तो जेंडर के लिए सेंसिटिविटी होना, और सबसे पहले खुद को समझना, टू नो योर बॉडी, एंड कि अपने आप को पर्सनली जानना, क्योंकि वो एम्पावर करता है अपनी, मतलब किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए। अगर अभी जो प्रॉब्लम है ना, अभी जहां मैं देखती हूँ, मैं बहुत सारे स्कूल में पिछले 5 साल से मैं गवर्नमेंट स्कूल्स एंड प्राइवेट स्कूल्स में वर्कशॉप करती हूँ मेंस्ट्रुएशन को लेके। एंड एटीट्यूड क्या होता है कि जैसे मैं एंटर करती हूँ ना क्लास में, तो पहला होता है, जैसे मैं बोलती हूँ कि तो आज हम पीरियड्स पे बात करेंगे, ये सारी लड़कियां ना, ऐसे लगता है कि जैसे अभी टेबल के अंदर ही कुछ गड्ढा वड्ढा बन जाए तो अपना मुंह घुसाल लें कि पीरियड्स पे कैसे बात हो रही है यहाँ पे। तो और ये बहुत ही कॉमन एटीट्यूड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगह देखने को मिलता है। इवन मैं सच बोलती हूँ कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा बुरी हालत है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन के नाम पे जो हमारी सोच है ना, उसको बहुत ज्यादा बांध दिया जाता है। आप ऐसे बिहेव करोगे, आप ऐसे, कम से कम वो ऐसे रिएक्ट तो करते हैं कि उनको शेम वाली, हेजिटेशन वाली फील आ रही है। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो सीधे बैठना है तो सीधे ही बैठना है, क्योंकि मैम सामने खड़ी हुई है। मतलब वो तो अपने इमोशन को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि उनको सुनने में अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है। बट ये मुझे कई बार बहुत नेगेटिव पॉइंट भी लगता है। एंड जैसे ही मैं बोलती हूँ कि अभी तक तो पीरियड्स पे बात बस ऐसे ऐसे करके चुपके हो रही थी, देन मैम तो माइक पकड़ के कर रही है, तो सबकी ना एकदम से ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो दिस नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स पीरियड, तो सबसे पहले काम करना है इस पे कि जब तक मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा किसी चीज को लेके, तो मैं कैसे उस पे बात, मतलब मेरी बात आप सुनोगे क्यों? अगर आपने पहले से सोच रखा है इस बारे में तो बात करना, सोचना पाप है, तो आप मेरी बात सुनोगे क्यों? तो पहली चीज होती है कि आपका एटीट्यूड चेंज हो, नेगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जाए। सेकंड होती है कि अब मैं समझ तो आ गया कि मेरा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो रहा है, बट मुझे पता तो कुछ है नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड लेके क्या जाए, कल को सबसे भिड़ जाए और मुझे पता ही नहीं मेरी बॉडी के बारे में कि अगर कल को कोई बोलेगा अचार छूने से अचार खराब हो जाता है, तो मेरी नॉलेज के हिसाब से तो मुझे इसके बारे में लॉजिक ही नहीं पता, तो मैं मान ही लूंगी ना कि शायद खराब हो जाता होगा, शायद मंदिर जाने से कुछ पाप हो जाता होगा। तो यहाँ मुझे वो नॉलेज चाहिए जिससे कि मैं कहीं भी खड़े होके कॉन्फिडेंटली कह सकूं, मुझे अब जो भी था मुझे पता है। आई नो 2+2 4 होता है, तो कितना भी कोई शोर मचा देना 2+2 कल से 5 हो रहा है, तो मानेंगे नहीं ना, क्योंकि हमारी नॉलेज हमें कॉन्फिडेंस देती है ये बोलने का कि नहीं मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग हैं। तो ये राइट और रॉन्ग की फीलिंग कब आएगी? जब मैं एम्पावर होंगी नॉलेज से। एंड थर्ड, चेंज इन प्रैक्टिसेस। सब कुछ सुन लिया, अच्छा बहुत लगा, मजा आया, तालियां मारी, उसके बाद घर चले गए, फिर वही करना शुरू कर दिया। तो चेंज इन प्रैक्टिसेस, जिस दिन से समझ में आ गया, आप इतने सारे लेक्चर सुन रहे हो, जिस दिन से समझ में आ गया, अगर सर ने बताया कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए, तो वो डायरी में आज मार्क हो जाना चाहिए कि आज से ये दिन है, और वन डे एवरी डे ऑफ दिस मतलब मंथ के इस दिन पे करना ही है। तो उसके लिए कोई बहुत मुहूर्त नहीं निकाला, चेंज इन प्रैक्टिसेस तुरंत स्टार्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि आपकी नॉलेज के कहीं से सारा वर्ड नहीं बदलेगा, किस किस को बैठ के समझो, आपका बिहेवियर, सोसाइटी में आपका बिहेवियर है जो चेंज लेकर आएगा। ठीक है, तो ये 3 एस्पेक्ट पे काम करना है। ठीक है, तो अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, कॉन्फिडेंस दूसरों के लिए नहीं अपने लिए भी। जो दूसरों को बोलते हैं ना जैसे है वैसे रहो, बॉडी शेमिंग ये वो नहीं होना चाहिए, तो फिर एक बार अपनी तरफ भी देख लो, कितनी बार सुबह से 4 बार बोला है, सांस रोक के खड़े थे, और कितनी बार स्किन को ऐसे खींच के देखा, कितनी बार बालों को ऐसे हिला के देखा कि थोड़े से ऐसे और होते। तो जब दूसरों को बोलते तो अपने लिए भी बात रूल आज बना ले कि जैसी हूँ सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि भगवान ने कॉपी पेस्ट करके नहीं बनाया, बहुत मेहनत से सबको अलग बनाया है। तो मुझे क्यों बनना है कॉपी पेस्ट? वो तो सबसे आसान काम था, एक दीपिका पादुकोण खड़ी करता, सारी दीपिका पादुकोण बना देता ना। लेकिन वो आसान काम नहीं लिया, भगवान ने बहुत मुश्किल से हमें ऐसा बनाया कि हम अलग दिखें। और जिस दिन सारे दीपिका पादुकोण हो गए, तो उस दिन तो दीपिका पादुकोण की वही खत्म हो जाएगी ना, वैल्यू खत्म हो जाएगी। हम डिफरेंट हैं इसलिए तो हम अलग हैं, तभी दूसरे को डिफरेंस कोई तो हम एंजॉय करते हैं। तो जेंडर के लिए दूसरों को सेंसिटाइज बाद में करना है, पहले खुद को करना है। ठीक है,
तो पहले सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा यह एहसास हम ही अपने आप को कराते हैं कि आई एम इम्परफेक्ट, मेरे बाल ऐसे नहीं है, मेरे दांत ऐसे नहीं है, मेरी स्माइल ऐसी नहीं है, मेरे लिप्स ऐसे नहीं है, मेरा ये ऐसा नहीं है, कभी ये पकड़ के खड़े हो जाते हैं, कभी वो पकड़ के मिरर के सामने। तो सबसे ज्यादा कोई और नहीं कराता, ये एहसास खुद को हम कराते हैं कि आई एम इम्परफेक्ट। तो यहां से नहीं, अगर आज सुना अच्छा लगा तो आज ये दिन है, आज से ये इम्परफेक्ट वाला नहीं होगा। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि अपनी हेल्थ पे ध्यान ही रखो कि अब तो मैम ने बोला है तो खाते रहो मोटे होते, बिल्कुल ही हेल्थ एक पार्ट है, हेल्थ का ध्यान रखना एक पार्ट है, बट बॉडी शेमिंग बिल्कुल दूसरा पार्ट है। मैं जैसी हूँ सबसे अच्छी हूँ। कभी किसी ने देखा है कि कोई पीपल का पेड़ खड़ा हो, बराबर में कोई दूसरा पेड़ अशोक का पेड़ खड़ा हो और पीपल का पेड़ जल रहा हो, ये इतना पतला क्यों है, मैं तो कल से नहीं लहराऊंगा, मेरा एक पत्ता भी नहीं हिलेगा जब तक मुझे इसके जैसा भगवान पतला नहीं बनाएगा। खुश रहते हैं। घर में पग होता है ना, और दूसरा एक घर में गोल्डन रिट्रीवर है, दोनों इतने प्यार से खेलते हैं ना, तो पग को ये लगता है कि मेरा मुंह कम ब्लैक क्यों है, मेरे फेस पे इतनी रिंकल्स क्यों है, इतना खुश रहता है वो अपनी जिंदगी में कि उसको अपने होने से ही खुशी है। हमें भगवान ने दिमाग ज्यादा दिया और हम ये सोचने लगे ये तो है पर ये नहीं है ना। तो सबसे पहले अपने लिए रूल्स बनाने हैं कि मुझे क्या नहीं करना है। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन सेल्फ से स्टार्ट होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक और जो हम लड़कियों के साथ प्रॉब्लम होती है, गर्ल्स के साथ एक्चुअली प्रॉब्लम होती है, कि शुरू से हमें ऐसे बड़ा किया जाता है कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, और हम ये मान लेते हैं कि सबकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना, मतलब मैं सच बोलूंगी, बहुत रूड सच बोलूंगी, कि ज्यादातर लड़के और लड़कियों दोनों को, खासकर लड़कियों को, एक मैरिज मटेरियल की तरह ग्रो किया जाता है आज भी हमारी कंट्री में। कैसी दिखनी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, क्या का मतलब कितना कमाना चाहिए, सारी चीज कौन डिसाइड करेगा, जिसपे अच्छा लड़का मिल जाए। तो ये सारी चीजें क्या होता है कि फिर जितनी अब सारे लड़के वालों की एक्सपेक्टेशन या रिलेटिव्स की या कितनी भी दुनिया की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो घर वाले रात भर सोते नहीं, अब क्या होगा, शादी कैसे हुई, तो ज्यादा पड़ गई, इतने लड़के पड़े तो लड़का ही नहीं मिलेगा, इसकी तो इतनी ज्यादा तनख्वाह है तो इसके बराबर तो लड़का ही नहीं मिलेगा। तो ये जो सोच है ना कि मैं मैरिज मटेरियल हूँ, ये सब मतलब हमारे, मैं नहीं कहती कि सबके दिमाग से एक दिन में निकल जाएगा या निकालना ही है, बट इस पे एक बात तो समझना है कि मैं दुनिया में सिर्फ एज ए मैरिज मटेरियल नहीं आई हूँ। एक मेरा वजूद है जिसके हिसाब से मुझे, मतलब ये दो तरीके होते हैं, या तो सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीना लगो, वो कहें कि बेटा तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना, ठीक है, सब चीजें करो, रेस्पेक्ट करना एक बात है, लेकिन सामने वाले के एक्सपेक्टेशन से आप रोज कुछ ऐसे काम करे जा रहे हो कि जिससे सामने वाला खुश हो, तो एक दिन, क्योंकि जो भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं ना, बहुत सारे टाइम वो भी नहीं जानते क्योंकि उनकी, कि वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो क्यों चाहते हैं आप, क्योंकि कल किसी और की बेटी को देखते हैं उसके नंबर ज्यादा है तो आके बोलते देखो कितना पढ़ती है, परसों किसी और की देखा वो सुबह उठ के किसी के पैर छूते देखो कितनी, तो वो एक्सपेक्टेशन तो रोज बदल रही है क्योंकि उनको फिक्स नहीं पता कि वो आपसे क्या चाहते हैं। तो दो तरीके होते हैं कि या तो सामने वाले के एक्सपेक्टेशंस पे पपेट बनो, रोज करो जो वो आपसे चाहते हैं, दूसरा है कि अपनी काबिलियत को ग्रो करो, अपनी काबिलियत, अपने आप को पहचानो, मेरे अंदर क्या अलग है, जो भी है मैं अलग हूँ, मुझे किसी को कम्पीट नहीं करना, लेकिन मुझे किसी के जैसा भी नहीं बनना, मतलब मुझे अपनी अपनी एक दिन पेपर पेन लेके देखो कि मेरे अंदर पॉजिटिव क्या है, मेरे अंदर पॉजिटिव क्या है, उन पॉजिटिविटी को मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ, घर वालों को कन्विंस कर सकते हो कि ठीक है, एक हर इंसान को अलग नहीं बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मोबाइल लैपटॉप ये सब होते हैं ना, कि हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कोई मोबाइल ऐप बनाते हैं कि ऐसा चलना चाहिए और ऐसा काम करना चाहिए, ये सब हमारी एक्सपेक्टेशंस के प्रोडक्ट होते हैं, पर हम या मैं या आप, हम किसी की एक्सपेक्टेशंस के प्रोडक्ट नहीं है, हमारा अपना सॉफ्टवेयर है। भगवान, मतलब हमें कोई कहे कि ये ऐसा काम करेगा, आज मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन के, कल हस्बैंड की एक्सपेक्टेशन के, परसों किसी और की, उसके बाद किसी और की, तो सेल्फ में ये कॉन्फिडेंस आना कि मैं किसी की एक्सपेक्टेशंस का प्रोडक्ट नहीं हूँ, मेरा अपना सॉफ्टवेयर, और मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो सोचती हूँ वो सही भी है और सही हो सकता है, नहीं तो फिर मैं अपने काम से, अपने उस मेहनत से उसको प्रूव करके दिखा दूं कि ये भी एक रास्ता हो सकता है जिंदगी में। तो जो भी सेंसिटाइजेशन, सबसे पहले मतलब मैंने अपने बहुत से दोस्तों को देखा है, जो मैं मेडिकल में हूँ, मेरे बहुत से दोस्त, मैं फ्रेंड्स मेडिकोज हैं, उनके अंदर भी कई बार ये कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं कर सकती हूँ, वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये आ जाए तो पूछ के बताऊंगी, वो करना है तो पूछ के बताऊं, मतलब वो कि मैं आगे बढ़ के मैं भी एक डिसीजन ले सकती हूँ, मैं भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले सकती हूँ, ये कॉन्फिडेंस आना कि मैं कर सकती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो नॉलेज, ये जो आपके लेक्चर्स, ये सब है, ये कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ से स्ट्रांग नहीं करते इन सब चीजों के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। इसमें एक बार भी नहीं बोलूं कि इसमें किसी का ये मकसद नहीं है कि आप किसी को डिसरेस्पेक्ट करो या आप किसी को रोज जाके मुंह तोड़ जवाब दो, ये इसमें बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ एनालिसिस,
खुद पे काम करना है, किसी और को सुधारना या वो मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं भी, हम लोग भी रहते हैं, रिस्पेक्ट करना, सबको समझना एक बात है, पर अपनी बात से दूसरे को कन्विंस कराना वो तब पॉसिबल हो पाता है जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ, जब मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मेरा रास्ता सही है, तो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये कुछ छोटी सी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि सबसे पहले खुद को सेंसिटाइज हम करें एज ए जेंडर सेंसिटाइजेशन में, कि हर हर कन्वेंशनल मोड जो है वो एक समय और परिस्थिति के हिसाब से सही था, लेकिन समय और परिस्थिति, टाइम एंड सिचुएशन तो चेंज होती हैं, तो रिएक्शंस भी चेंज होंगी, रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, ये होंगे, और इस चेंज को हैप्पीली एक्सेप्ट भी करना है। हमेशा पॉजिटिव होंगे ये भी जरूरी नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि गलतियां तो इंसान से होती हैं। मतलब इस चीज को हम ये मान के बैठ जाएं जैसे कि अगर गाड़ी कोई चला रहा होता है, पीछे से कोई बहुत बोले कि यार कैसे टेढ़ी मेढ़ी, पक्का फीमेल ड्राइवर होगी, है ना। तो जब वो अगर मान लो सच में कोई फीमेल हो, या आप बिल्कुल सही भी चला रहे हो और सामने वाले ने, पीछे वाले ने जज कर लिया कि नहीं ये तो फीमेल ड्राइवर होगी, और वो पीछे से निकलेगा तो ऐसे देख के निकलेगा कि बस रहने तो तुमसे नहीं होगा टाइप से। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, मतलब ये सब आपको कई बार बहुत डिमोरलाइज करेंगी कि नहीं, मेरे से सच में कोई गलती होगी, पीछे से 2 हॉर्न कोई बजाता है, हाथ पैर कांपने लगते थे कि मतलब स्टार्टिंग में जब होता है ड्राइविंग करते हैं कि बहुत गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कल से नहीं चलाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा करना है, बाहर निकलेंगे तो हमेशा रेड लाइट, मतलब हमेशा जो लाइट है वो ग्रीन नहीं मिलेगी, और ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब कोई कभी कभी स्क्रैच भी नहीं लगेगा, एक्सीडेंट्स भी होंगे, लेकिन उसके बाद भी घर से बाहर नहीं, मतलब अपने आप को अपने अंदर से इस एक्सपोजर से डरना नहीं है, किसी चीज से डरना नहीं है। मैं बहुत क्रिटिकली, बहुत रेडिकल बोलती हूँ, लोगों को शायद बहुत अच्छा भी नहीं लगता। मैं क्लास में भी जब बोलती हूँ कि ये पर्दे, मकान, खिड़कियां, दरवाजे, ये बदलने से सोसाइटी नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। आज अगर कोई एक लड़की है, स्कूल में मैं जाती हूँ, कई लड़कियां बताती हैं इंसेस्ट की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, कितनी सारी लड़कियां बताती हैं कि मेरे घर में मेरे ताऊ जी, मेरे फूफा जी का लड़का, मेरा ये वो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं ये, और उसके बाद वो लोग, लड़कियां घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। मान लीजिए किसी के साथ गलत हो जाए तो घर वाले पढ़ाई छुड़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि जिससे हम डर के बैठ जाते हैं। यहाँ मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ और आज फिर कहूंगी कि रेप या ये सेक्सुअल अब्यूज जो है, मतलब मैं एकदम एक्सट्रीम पे जाती हूँ कि सबसे लास्ट रेप क्या है? एक एक्सीडेंट है ना, किसी की एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, किसी की कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, किसी का कहीं मांस फट जाता है, किसी का कहीं एब्डोमेन में इंजरी आ जाती है, किसी की ब्लीडिंग ज्यादा हो जाती है, एक एक्सीडेंट है ना। लड़की बाहर निकली, एक्सीडेंट हो गया, हाइमन रप्चर हो गया, बस ना। लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया जाता है, अब ये जिंदा कैसे रहेगी, इससे कौन शादी करेगा, क्योंकि शादी तो सबसे हमारी डेस्टिनी है। अगर वेंटिलेटर पे कोई इंसान पड़ा होता है तो हम जाके क्या समझाते हैं, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा, सब दुआ करेंगे, पूजा बिठाएंगे, ये करेंगे। ठीक ठाक लड़की जो चल फिर सकती है, खा पी सकती है, सब कुछ कर सकती है, उसको कहते हैं अब ये कैसे जिएगी, इसे समाज में कैसे जिंदा रहेगी। तो ये सारी सोच कहाँ से आती है? ये सोसाइटी की सोच है। जेंडर पे काम करना, इस सोसाइटी की सोच पे काम करना है। क्या हो गया, एक्सीडेंट हुआ बच्चे के साथ, कोई बात नहीं, जिसने गलती की उसको सजा मिल जाएगी, और मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसके बोझ को उस लड़की के सिर पे क्यों डालना है? उसके साथ तो सिर्फ एक एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी नहीं। तो जो हम है ना, देखिए वो लड़की जा रही है, हम सबसे पहले हम कराते हैं ये एहसास कि तेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि अब तुझे बाहर निकलेगी तो तुझे सब लोग ऐसे देखेंगे। अगर हम में से कोई हाथ पकड़ के कह दे क्या हो गया, एक एक्सीडेंट था, दुनिया में होता है, आज साथ में चलते हैं, देखिए कौन तेरी तरफ देखता है, तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बदल जाए, कितनी लड़कियों की पढ़ाई वापस चालू हो जाए, कितनी लड़कियां घर से बाहर निकलना शुरू कर दे। ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, ये कपड़े बदलने से और आसपास बदलने से नहीं बदलेंगी, ये सिर्फ सोच बदलने से बदलेंगी। तो जेंडर पे अगर हमें काम करना है तो सबसे पहले सोच पे काम करना है, और सोच सोच तो नॉलेज से बदलती है ना। तो कहीं भी कुछ भी अगर आप देखते हो, मतलब जैसे कि कैंसर ही है, या अभी अभी जैसे हम जैसे कहीं कोई भी बात करता है ना, अभी अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन पे बात करने लगे तो एक थोड़ी फिल्दी सी फील आती है कि पता नहीं क्या है, ट्रैफिकिंग पे बात करें। अभी हम लोग लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैड डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो हम ऐसे बहुत से एरियाज में गए जहाँ शायद हम कभी नहीं भी जाते। तो जिस कंडीशंस में लोग रहते हैं, जिस तरह से ये मतलब झेलते हैं, मतलब मेरे को देख के लगा कि इतना इनह्यूमन बिहेवियर इनके साथ होता है, और ऊपर से हमारा इनको देखने का तरीका, सबसे जो मतलब मुश्किल काम होता है वो उन नजरों को झेलना, जो कि आपको पता भी नहीं होता कि मतलब आपकी कोई गलती भी नहीं, लेकिन फिर भी जिस तरह से आपको देखा जाता है, सबसे मुश्किल होता है इन चीजों को झेलना। तो वो सॉफ्टनेस, वो कामनेस अपने अंदर है कि कोई बात नहीं, मतलब एक बात हमेशा समझना कि जो मैं अपने लिए चाहती हूँ ना, हर इंसान अपने लिए क्या चाहता है,
कि सबसे पहली बात होती है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे कि अगर आप देखें ना तो एक जितनी भी मैटर वाली चीजें, मैटर का एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है कि अगर आप उसमें बहुत डीप तक जाएंगे तो एक उसमें न्यूक्लियस होगा जिसमें एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे। और यहाँ से लेके आप यूनिवर्स तक जाएंगे तो आपको यही मेथड दिखाई देगा। आप कहीं भी जाएंगे तो इसी तरह का होगा कि एक न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ। तो ये एक पैटर्न है जो नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब जिस टेबल पे मैं बैठी हूँ, जिस मेटल से ये लैपटॉप चल रहा है, यहाँ से लेके वहां तक एक मेथड फॉलो होता है, एक प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है। ह्यूमन बिहेवियर में ऐसा कोई प्रिंसिपल है जो फॉलो होता हो, जिसको देख के लगता हो कि यूनिवर्सल है? ऐसा हो सकता है कोई? लगता है होगा? है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो हर ह्यूमन पे, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, किसी भी जोन का हो, कहीं का भी हो, लेकिन वो एक चीज है जो सबके साथ कॉमनली होती है, वो है कि हर इंसान खुश रहना चाहता है। इसमें तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हर इंसान चाहता है कि वो खुश रहे। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और इसके लिए एक और चीज है जो लोग इंसान चाहते हैं, क्या? कि जैसे मान लीजिए मैं ए हूं और आप बी हैं, तो मैं ए आपसे चाहती हूँ कि आप, मैं मतलब ऐसा कुछ ना करें जिससे मैं खुश ना रहूं, मतलब मैं दुखी हो जाऊं। दूसरा, अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि जान के तो नहीं करना चाहता था। तीसरा, कि आप मेरी रिस्पेक्ट करें। और मजेदार बात ये कि आप सारे लोग सोच के देखिए कि आप भी ये तीन चीज हमेशा दूसरे वाले से चाहते होंगे, लेकिन हर आदमी ये सोचता है कि बस मुझे मिलनी चाहिए, सामने वाले का मुझे नहीं पता, है ना? तो अगर जिस दिन ये बात समझ में आ जाए कि वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है, तो शायद हम जब देना सीख जाएंगे तो मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा बात, उसमें कुछ गलतियां होंगी, कुछ लोग, ठीक है, कुछ की अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकते हैं, मगर अगर ये देना शुरू कर दिया तो मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबके पास है भी, और सामने वाला दे मैं क्यों दूं, है ना? तो कहीं से ही मुट्ठियां खुलनी शुरू हो जाएं तो शायद चीजें बेटर हो जाएंगी। तो मैंने अभी ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा बाबा टाइप का ज्ञान दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का ज्ञान भी दे देती हूँ। तो सबसे पहले शुचि मैम, क्या हम स्लाइड्स दिखा सकते हैं? Yes, ma'am. Technical team may please play Subi हम ma'am लोग slides. को मतलब बहुत अभी तक शेम के हिसाब से दिखते रहे, लेकिन सच्ची सहेली से हम कोशिश करते हैं कि पीरियड्स को सेलिब्रेशन बना दें, ताकि अगर अभी जैसे एक छोटा सा अभी कन्या पूजन प्रोग्राम चल रहा था, जबकि कंचके जिमाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पीरियड्स आते ही लड़कियों को रोक लगा दी जाती है कि अब आपको पीरियड शुरू हो गए तो अब आपको कन्या में नहीं बैठना है। तो इस बार हमने ये कोशिश की कि जब माँ, मतलब जो भी देवी देवी होती है उसको माँ के रूप में जाना जाता है, दुर्गा माँ, काली माँ, गौरी, जो भी जितने भी नाम होते हैं, आप देखो कि हर के पीछे माँ गाया जाता है। और कोई भी माँ तब तक नहीं बन सकती जब तक उसको पीरियड्स नहीं आए। अगर हम माँ की पूजा करते हैं तो पीरियड्स को अछूत कैसे बना सकते हैं? अगर हम देवी के 9 दिन व्रत रख रहे हैं और उसके बाद हम कहते हैं पीरियड्स अलग कर दो, ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने इस बार एक जैसे नई तरह की शुरुआत की, हम मिथ्स तोड़ने में काम करते हैं, जैसे मैम ने शुरू में बताया कि इस बार हमने सारी लड़कियों को, मतलब 15 to 50 ईयर्स, सबको हमने कहा कि सब में देवी है, मतलब कि हम तो कहते हैं कि नारी तेरे हर रूप का सम्मान है, क्योंकि देवी तो सब में विद्यमान है। ऐसा तो है नहीं कि देवी ने कहा कि मैं इस एज के बाद ही आऊंगी। माँ बनने के लिए तो पीरियड्स होना जरूरी है, और जब तक पीरियड्स रहते हैं हम तो सबको करेंगे। इसी तरह से एक बार इधर गुजरात में किसी बाबा जी ने बोला था कि अगर लड़कियां पीरियड्स के हाथ समय में खाना बनाती हैं तो वो अगले जन्म में फीमेल डॉग बनती हैं, और अगर लड़के उस खाने को खाते हैं तो वो ऑक्स बनते हैं, मतलब बैल बनते हैं अगले जन्म में। तो हमने इस मिथ को तोड़ा और हमने करीब 30 फीमेल्स को, जिनको पीरियड्स हो रहे थे उस दौरान, उनसे खाना बनवाया, और बहुत सारे लोगों को, करीब 1000 के आसपास लोगों ने आके वो फीस्ट किया। तो हमने पीरियड फीस्ट का एक पूरा वो बनाया, और मतलब अच्छी बात ये थी कि इतना लोगों को पसंद आया कि ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट तक में छपी थी कि इस तरह से लोग अब मिथ्स को तोड़ने लगे हैं। तो हर चीज की शुरुआत ना बहुत छोटे से होती है, लेकिन वो मतलब सोच से अगर मिल जाती है तो चीजें बड़ी हो जाती हैं। तो जैसे कि सॉरी, तो अभी सच्ची सहेली हमारी एनजीओ है जो इस पे काम करती है, तो अभी हम एक छोटी सी बच्चों के लिए बुक बनाई थी, आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये नॉलेज आप ही लोगों से आगे जानी है ना? आप समझेंगे और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो ये नॉलेज आगे भी जाएगी। तो मैम नेक्स्ट प्लीज। एक तो चेंजेस जो होते हैं लड़कियों की बॉडी में, प्यूबर्टी, तो आपने सभी, अभी एडोलेसेंट हेल्थ का आपका लेक्चर हो चुका है, तो प्यूबर्टी के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, प्यूबर्टी में क्या चेंजेस होते हैं। नॉर्मली 8 और 9 के बीच में प्यूबर्टी वाले चेंज स्टार्ट हो जाते हैं, बट पीरियड्स 9 to 16 ईयर्स में स्टार्ट होते हैं।
तो पीरियड्स आने की जो एज होती है वो मतलब गर्ल्स में जो की बॉडी में जो चेंज होते हैं आप देखते हैं, हाइट बढ़ना शुरू हो गया, जो वेस्ट है ये वाला पार्ट थोड़ा सा कर्व लेने लगता है, प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आने लगते हैं, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है और बॉडी स्किन वगैरह काफी चेंज हो जाती है। नेक्स्ट मैम। तो ये बहुत सारे चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे उसके अलावा फेस पे पिंपल्स आना, ये सारे चेंजेस एक एज पे स्टार्ट होते हैं और इस फेज को हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो ये स्टार्टिंग ऑफ जो कहते हैं ना कि दरवाजा खुलना, जब से ये चेंजेस स्टार्ट होते हैं वो जो फेज है उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। प्यूबर्टी की एज जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग एज है 9 से लेके 16 के बीच में प्यूबर्टी होती है। नेक्स्ट मैम। अच्छा, सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती, सबकी हाइट अलग होती है क्योंकि सबकी स्किन अलग होती है, सबके हेयर्स अलग होते हैं, सब अलग होते हैं क्योंकि सबके जीन्स अलग है, सबकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो अलग है, सबके एनवायरमेंटल जो वो कंडीशंस है वो डिफरेंट है। तो सबका सब कुछ डिफरेंट होता है, फिजिकल एक्टिविटी सबकी डिफरेंट होती है, तो इसलिए सबकी हर इंसान अलग होता है, तो किसी से किसी को कंपेयर नहीं करना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा। मेल्स में ये चीज और 2 साल लेट शुरू होती है, 11 to 18 ईयर्स पे स्टार्ट होती है। नेक्स्ट में। लड़कों में जो फिजिकल चेंजेस दिखते हैं, फेशियल हेयर्स आने लगते हैं, लंबाई बढ़ना हो जाता है, पिंपल्स आते हैं, प्यूबिक हेयर उनमें भी आते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर आते हैं, वॉइस चेंजेस होते हैं, वेट ड्रीम्स होते हैं और इजैकुलेशन होता है। वेट ड्रीम्स वगैरह के बारे में पढ़ा चुके हैं, अगर है तो हैंड रेज करके बता दीजिए, अदरवाइज मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं। बताना है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ओके, ठीक है। सो जब लड़के बड़े होते हैं, जैसे लड़कियों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो लड़कों में बेसिकली इसको एक 3E का फॉर्मूला भी कहते हैं हम लोग। एजैकुलेशन होना, एमिशन होना और इरेक्शन होना। जैसे बच्चे ना मतलब जैसे हम, ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसी चीजें होती है कि हम शर्मा के तरफ बैठ जाते हैं, लड़कों के साथ भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे बच्चा अभी 17-18 साल का होने लगता है तो उसकी पेनिस कभी भी इरेक्ट हो जाती है कहीं भी अचानक से, और जैसे कि वो अगर कुछ ऐसी टाइट ड्रेस पहना है तो बहुत मुश्किल भी हो जाता है कि उसको लगता है मम्मी बोल रही है बाहर आ, उसको समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बाहर कैसे निकलूं। और कभी कभी क्या होता है कि सपने में अचानक से कुछ ऐसा दिखता है कि जरूरी नहीं कि वो सेक्स से रिलेटेड हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी ऐसा सपना आता है, अचानक से पेनिस इरेक्ट हो जाती है, पेनिस इरेक्ट होती है और अचानक से उसमें फिर धीरे से डिस्चार्ज हो जाता है। और बच्चा जब सुबह सो के उठता है तो उसको लगता है ये मेरी पैंटी मतलब मेरा गीला क्यों है, मेरा बिस्तर गीला क्यों, डर भी जाते हैं, कई बार रात में भी नींद खुल जाती है। तो नाइटफॉल होना या इरेक्शन होना, और तीसरी इजैकुलेशन की नॉर्मली अपने आप से भी इजैकुलेशन होता नहीं तो बच्चों को आदत एक होती है, लड़कों और लड़कियों दोनों में होती है मैस्टरबेशन की, कि अपने सेक्सुअल पार्ट को, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको टच करने में एक अलग सा प्लेजर मिलता है। अगर आप जैसे लड़कियों को अपनी क्लाइटोरस वाले पार्ट को टच करने में एक प्लेजर मिलता है, लड़कों को अपनी पेनिस को रब करने में प्लेजर मिलता है। और कभी कभी बच्चों को पता भी नहीं होता, उनको एक फीलिंग आती है कि बहुत अजीब सी, एकदम से अलग सी फीलिंग आती है, उनको समझ नहीं आता, लेकिन बच्चों को बस ये पता होता है कि करने में अच्छा लग रहा है, तो बच्चों को बहुत आदत होती है अपने जेनेटल्स को रब करने की। तो लड़कों में उस जेनेटल्स को रब करने के बाद एजैकुलेशन भी होता है, ये भी इस एडोलेसेंट एज में काफी कॉमन होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब कुछ लड़कियों में अपने जेनेटल्स को टच करना, आपको एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लड़कों में करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। कभी कभी एक फीलिंग आती है, बहुत ही अलग तरह की फीलिंग आती है, दिमाग में लगता है कि जैसे बिल्कुल बत्तियां जल गई हैं बहुत एकदम तेज सी, तो वो होना सब नॉर्मल है, दोनों में, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। लड़कियों में भी कभी कभी जब आप रब करते हैं क्लाइटोरिस को तो हल्का सा डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको हम मास्टरबेशन उसमें भी कहते हैं, लड़कियों में भी डिस्चार्ज होता है, लड़कों में थोड़ा ज्यादा होता है। नेक्स्ट मैम। जैसे मैंने अभी बताया था, इरेक्शन, एजैकुलेशन और एमिशन। नेक्स्ट मैम। अगर मैं वापस क्लास में आती हूँ, कि जब हम क्लास में लड़कियों से ये बातें करते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि कितनी लड़कियां जानती हैं कि पीरियड्स के बारे में, पता है कितनी लड़कियों को, तो जिनको पीरियड्स आते हैं ज्यादातर को पता ही होता है कि पीरियड्स आ गए, तो ऑल रेज देयर हैंड कि यस मैम वी नो अबाउट द पीरियड्स। देन आई आस्क कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक पीरियड्स, लाइक नेक्स्ट मैम, कि कितने लोगों को फर्स्ट पीरियड आने से पहले ही बात बताती है, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल डोंट नो बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन, बिफोर देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन। बहुत कम लोग होते हैं जिनको पीरियड्स के बारे में पहले से बताया जाता है। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में एक एक्सीडेंट की तरह से पीरियड्स आते हैं, क्योंकि उनके घर में सबको आ रहा है, मम्मी को आया, बुआ को आएगा, बड़ी सिस्टर को आया, एल्डर सिस्टर को आया, लेकिन कोई बात नहीं करता, तो इसलिए ज्यादातर लड़कियों की जिंदगी में, नेक्स्ट में, ये पीरियड्स एक एक्सीडेंट की फॉर्म में आते हैं।
कितनी बार ऐसा लगता है कि यार कहाँ फंस गए, लड़का बन जाते तो ये मुसीबत गले नहीं पड़ती ना। तो पीरियड्स को जब हम लड़कियों से ये बात पूछते हैं कि हाउ मेनी फील दैट बॉयज आर लकी दैट दे डोंट हैव पीरियड, तो बहुत सारी लड़कियां रेज करते हैं यस मैम वी वांट टू बी बॉय जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीरियड। आपको भी ऐसा लगा किसी को कभी यार ये मुसीबत है, ये नहीं होती तो कितनी अच्छी लाइफ होती? नेक्स्ट मैम। Very often. नेक्स्ट। तो अगर मैं पूछती थी कि अगर बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि पीरियड्स जो है एक मुसीबत है और ये खराब है, अच्छे नहीं लगते, तो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि इसको बंद करा देना चाहिए? स्टॉप, वी शुड स्टॉप दिस पीरियड। मतलब किसी दुनिया की किसी भी लड़की को पीरियड्स आए ना, कितना मजा आए जिंदगी में ना। डू यू फील विल इट बी ओके? बहुत सारी लड़कियां, जब मैं क्लास में हाथ कहती हूँ तो बहुत सारी लड़कियां कहती हैं यस मैम करा दो, पर कुछ लड़कियां कहती हैं नहीं मैम। नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं मैम नहीं कराना। मैं पूछती हूँ वैसे इतने दुखी हो, पीरियड्स आना अच्छा नहीं लगता, शर्म भी आती है, सब कुछ है, फिर बंद क्यों नहीं कराना चाहते हो? तो पता चलता है वजह से एक लड़की कोई खड़ी होगी, बोलेगी धीरे से मैम वो पीरियड्स नहीं आएंगे ना। तो नेक्स्ट स्लाइड मैम। कि तो वो ना नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट स्लाइड। वो ना फिर मैम नहीं 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 मैम जस्ट प्रीवियस वन, कि फिर ना वो लड़कियां माँ नहीं बन पाएंगी। तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया में सबसे बुरा काम ही माँ बनना है। ऐसे लड़की लगेगा कि बस सब भाग जाऊं, मैं अदृश्य हो जाऊं, एकदम इनविजिबल हो जाऊं, मैंने क्या बोल दिया। ऐसे ठीक है, अगर हम सारी लड़कियां ये सोच लें कि हमें पीरियड्स नहीं चाहिए और हम कह दें नहीं बनना माँ, तो इतना दर्द भी झेले, सारी दुनिया ऐसे देखते जैसे पीरियड्स आके हमने कोई गलती करी है। क्यों झेलना है? नहीं झेलना, जाओ पीरियड्स भी नहीं चलने, माँ भी नहीं बनना। अब तो ठीक है ना, हम तो खुश रहना चाहते हैं, हम भी तो सेल्फिश हो जाए थोड़े से। तो फिर बोलेंगे मैम लेकिन अगर वो लड़कियां माँ नहीं बनेंगी तो? मैं बोलूँगी हाँ फिर क्या होगा मैम? फिर दुनिया में पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, जनरेशन कैसे आगे बढ़ेंगी? मैं बोलती ना बढ़ने दो, हमने कौन सा ठेका ले रखा है, ना बढ़ने दो जनरेशन, हम तो अपनी खुशी देखेंगे बस, छोड़ो। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो फिर बोलेगी कि मैम लेकिन फिर तो एक दिन आएगा दुनिया में कोई इंसान ही नहीं होगा, देयर विल बी नो ह्यूमन। सोचती हूँ अरे बाप रे, तो क्या इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम लोग? मतलब हमें पीरियड्स होते हैं तो हम प्रेग्नेंट हो पाते हैं और इसी वजह से दुनिया में नई पॉपुलेशन, नई जनरेशन आती है और पॉपुलेशन रहती है। ओ माय गॉड, पर ये तो शर्म की बात है ना, हम इतना बड़ा काम करते हैं। तो थोड़ी सी चेंज होती है क्लास में पोजीशन, थोड़े से कमर सीधी होती है, लोग बोलते हैं। मैं बोलती है शर्म की बात है कि गर्व की बात है? इट्स मैटर ऑफ प्राइड, और ये प्राउड, या फिर ये कोई बहुत शर्म वाली बात है कि हमें तो पीरियड्स होते हैं? कि भगवान ने इतनी बड़ी ताकत दी है, हम चाहे तो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, हम चाहे तो दुनिया जल सकती है। किसके पास है ये पावर? लड़कियों के पास है मैम। और लड़कियों के पास क्यों है? क्योंकि पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड शर्म की बात है कि गर्व की बात है? गर्व की बात है मैम। उसके बाद क्लास लेने में मजा आता है। तो आप लोग को क्या लगता है, पीरियड आना शर्म की बात होनी चाहिए, गर्व की बात होनी चाहिए? हाँ, हैंड रेज करके बता दो जितने लोगों को लगता है कि ये अच्छी बात है पीरियड्स आना, शर्म की बात नहीं है। मतलब शर्मा शर्मा के बोलना चाहिए पीरियड्स आते हैं, करना चाहिए पीरियड्स आते हैं, सारी दुनिया को चाहे तो हम खत्म कर सकते हैं। ज्यादा भगवान ने वो दर्जा दिया है हमें, वो लेवल दिया है कि मेरे बाद सिर्फ तुम इस दुनिया को चला सकती हो। मगर शायद लोगों को लगा कि इसको अपनी ताकत पता चल गई लड़की को, तो ये तो फिर हमें कुछ समझेगी नहीं। तो पहले इस पीरियड को ही सबसे पहले ऐसा कर दो कि इसी स्पेस को शर्म आने लगे जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर अब अपनी आंखें खोल ली है हमने, अब हम समझदार हो गए। अब हमें कोई कितना भी कहे, हमें पता है कि पीरियड शर्म की नहीं गर्व की बात है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अगर दुनिया में लड़कियां नहीं होंगी, पीरियड्स नहीं होंगे, तो नई जनरेशन कैसे आएगी? नेक्स्ट स्लाइड मैम, नेक्स्ट स्लाइड मैम। जैसे कि डायनासोर्स के बारे में सिर्फ पढ़ा है, सुना है, देखा है, जानते तो नहीं कैसे मिलते हैं डायनासोर्स। कोई आते हैं फॉसिल्स में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं कि क्या है और बताते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड मैम, कि कितना जब हड्डियां ढूंढ ढूंढ के निकाली जाती है तो बताते हैं डायनासोर इतना बड़ा होता था, इतनी लंबी तो पूंछ थी, और ऐसे से हम लोग सोचते हैं अरे बाप रे। सोचो अगर लड़कियों ने तय कर लिया होता कि पीरियड्स नहीं चाहिए और दुनिया से इंसान खत्म हो गए होते, तो दुनिया में इंसान कैसे ढूंढे जा रहे होते? कोई एलियन आता है ना, नेक्स्ट स्लाइड में, कोई एलियंस आते हैं ना और आके देखते दुनिया में सुना है, नेक्स्ट स्लाइड में, इंसान हुआ करते थे, तो वो भी हमें कहाँ से ढूंढ रहे होते? ऐसे ही ढूंढ रहे होते, बताते अरे इंसान के तो 2 हाथ हुआ करते थे, फिर दूसरा ढूंढ के बताता पैर भी थे। लेकिन ये सब हमें करना नहीं पड़ रहा, क्योंकि लड़कियां इतनी समझदार हैं कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जो भी बोलो, हमें पता है कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तुम कितना भी भला बुरा को, हम इसे बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में। हमें ऐसा करना नहीं पड़ता ना। हमारे आसपास जितने भी इंसान दिखाई देते हैं वो इसलिए क्योंकि हम बहुत दरिया दिल हैं। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हम कह देते हैं जाओ छोड़ो,
माफ किया। तो अपने सबसे पहले तो अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि मेरे साथ जो भी हो रहा है, मेरी बॉडी में जो भी हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कोई दूसरा रिस्पेक्ट करे नहीं करे, मैं तो अपने इस होने की रिस्पेक्ट करती हूँ। कम से कम मुझे तो पता है कि मेरा ये होना कितना इंपॉर्टेंट है और मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो इसके बाद हम चलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि वैसे भी दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं ना, सबको पीरियड्स आते हैं, चाहे वो जो भी हो, जिस भी फील्ड में हो। हमें लगता है ना कि लाइफ उनकी भी हमारे जैसी होती है। नेक्स्ट स्लाइड मैम। लड़कों के खेल में लड़कियां हरा के आती हैं लड़कों को, है ना। देखा है कि वो साक्षी मित्तल जैसे कुश्ती में हरा के आती हैं, ये फोगट सिस्टर, ये सब हराते हैं ना। पीरियड्स इनको भी होते हैं, लेकिन जिस जो इस सोच से बाहर निकल जाता है ना कि खराब है। हमारे यहाँ तो बस एक ही बात सिखाई जाती है, किसी को पता ना चल जाए। और मम्मी जब पहला पीरियड आता है ना, बाकी कुछ बताए नहीं बताए तो कहीं चुपके से कहीं निकाल के इसे छुपा के कुछ लाके देंगी, इसको लगा ले और ध्यान रख किसी को पता ना चल जाए। भूत कंधे पे बिठा देते हैं, बस किसी को पता ना चल जाए, और हम जिंदगी भर उस भूत को रख के ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही होता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब सही समय है कि हम इस भूत को उतार के पटक दें। अब पता चलने दो, जो सही है वो सबको पता चलने दो, ठीक है। तो अब इस भूत की कोई जरूरत नहीं, पटक के खड़े हो जाओ उसके ऊपर। अब हमें डर नहीं लगता है, ठीक है। वी आर कॉन्फिडेंट एनफ कि जो हो रहा है वो सबसे सही है और हमसे ज्यादा पावरफुल कोई है नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब वो नॉलेज भी जो जरूरी है थोड़ा सा बात कर ले, लेकिन नॉलेज ही हमें कॉन्फिडेंस देती है। थैंक यू। मैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी सबसे पहली बात ये जानना समझना कि पीरियड आने की राइट एज क्या है। 9 to 16 ईयर्स, मतलब 9th बर्थडे से लेके 16th बर्थडे के बीच में कभी भी पीरियड्स आए नॉर्मल है। किसी को लगता है कि पूरी क्लास को आ गए, मुझे क्यों नहीं आए, तो डरने की बात नहीं। 16th बर्थडे तक वेट किया जा सकता है। अगर लगता है किसी को आ गए या मेरे आपसे कोई पूछ सकता है, तो कोई बात नहीं। 9 ईयर्स के बाद बच्चे को कभी भी आ सकते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं। देन इट्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द आपकी फिजिक पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोनल लेवल पे डिपेंड करता है, आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड में। सो एक और बड़ा मजेदार चीज है कि व्हाई वी कॉल इट पीरियड्स। कुछ और भी कह सकते हैं ना, मैथ्स का पीरियड, हिंदी का पीरियड, लड़के बड़ा चिढ़ते ये कौन सा पीरियड है भाई। तो कोई भी प्रोसेस एक रेगुलर इंटरवल पे होता है और रिपीटेडली होता है, दैट कॉल पीरियड्स। लाइक मैथ्स का मैम है तो अगर मॉर्निंग 8 o'clock to 8:30 रहती है, मैथ्स का पीरियड है क्योंकि वो एवरी मंडे आती हैं, एवरी 8 o'clock आती हैं, तो इसलिए वो मैथ्स का पीरियड है। तो कोई भी प्रोसेस अगर एक रेगुलर इंटरवल पे होता है और रिपीटेडली होता है तो दैट कॉल पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में। सो अब इसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। काउंटिंग कैसे करते हैं और कैसे पता चले कि मेरी साइकिल नॉर्मल है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि पीरियड डजंट स्टार्ट होते हैं, थैंक यू। तो पीरियड डजंट स्टार्ट होते हैं द डे 1 इज दैट व्हेन पीरियड स्टार्ट्स। लाइक अगर मेरी ब्लीडिंग सेकंड से स्टार्ट हुई, 3rd 4th 5th 6th तक चली, 7th को लोग कहते हैं, जैसे ही ना मैं पेशेंट से पूछती तो बोलती 7 को सर्द होया था, मतलब उनको ये ध्यान रहता है जो सर्द होया था वो लास्ट को काउंट करते हैं, बट दैट इज नॉट अ राइट थिंग। आपको याद कर रखना है फर्स्ट डे, द डे व्हेन ब्लीडिंग स्टार्ट्स, ठीक है। तो हर कभी भी आपसे पूछा जाए कि पीरियड्स की डेट क्या है तो दैट इज डे 1। एंड जब भी आपका पीरियड, जैसे अभी यहाँ पे देखो कि ये डे 2nd को पीरियड स्टार्ट हुआ, दूसरा पीरियड 25th को हुआ, सपोज ये पीरियड 30th तक चला, तो कोई क्या बोलेगा कि अप्रैल में 2 बार पीरियड आया, ओफो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है, एक महीने में 2 बार नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड से। सो दूसरी बात ये होती है कि अगर नेक्स्ट स्लाइड, हाँ सॉरी। तो ये जैसे कि अभी एक सीन ये भी हो सकता है कि 28 को पीरियड स्टार्ट हुआ, मई में पीरियड नहीं आया और जून में जाके 1st को आया या 5th को आया, तो ऐसा कैसे हो गया, एक मंथ में पीरियड नहीं आया। तो एक बात समझ लो, जब डेट्स नहीं थी, कैलेंडर नहीं थे, पीरियड्स तब भी आते थे, ठीक है। तो पीरियड्स को नहीं पता आपने मंथ और कैलेंडर कैसे बनाए हैं, उसको तो ये पता है कि मुझे एक रेगुलर इंटरवल के बाद आना है, ठीक है। हमारी बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है उसके हिसाब से वो होता है। दैट इज कि अगर ये डिस्टेंस 21 डेज से 45 डेज के बीच में है देन इट इज नॉर्मल। लाइक मेरा फर्स्ट डे, जैसे कि ये मेरा फर्स्ट डे है 28 से लेकर ये नेक्स्ट फर्स्ट डे फर्स्ट है ना, तो इसके बीच में जो एक काउंटिंग है, ये वाले 3 डेज, ये वाले, ये मिला के जो बैठता है दैट इज माय पीरियड साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो ये ध्यान रखना है कि पीरियड्स की साइकिल कैसे काउंट होती है। 2 फर्स्ट डेज, लाइक आपने एक दिन पीरियड स्टार्ट हुए, आपने कैलेंडर पे मार्क कर लिया, आजकल तो ट्रैकर इतने सारे आते हैं, आप उसमें भी मार्क कर सकते हैं मोबाइल में।
फिर दोबारा पीरियड स्टार्ट हुए तो फिर आपने फर्स्ट डे पे मार्क कर लिया, तो 2 फर्स्ट डेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरी पीरियड साइकिल है। 3 to 6 मंथ आप ट्रैक करते हैं तो आप विल गॉट टू नो कि मेरी साइकिल कितने दिन की, लाइक आपकी साइकिल, आपको लगता है कि मेरे को जैसे लोग क्या बोलते हैं, मेरे को हमेशा 6 दिन पहले पीरियड आ जाता है, 6 days बिफोर हो जाता है, मैं नॉर्मल हूँ? यस, यू आर नॉर्मल बिकॉज योर साइकिल इज ऑफ 24 days व्हिच इज ग्रेटर देन 21। ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे हमेशा 10 days ओवर होके आते हैं, क्या मैं नॉर्मल हूँ? यस, यू आर नॉर्मल बिकॉज 25 days से कम है। तो 21 डेज से 45 डेज के बीच में कभी भी आपकी साइकिल है अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस पे बार आ रही है, देन इट इज नॉर्मल। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो महीने में 2 बार आ जाए, 2 महीने में 1 बार आ जाए, 3 महीने में 2 बार आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड समटाइम ऐसा भी होता है कि कभी कभी विदाउट एनी रीजन भी कभी कभी 1-2 पीरियड डिले हो जाते हैं। तो छोटे बच्चों में अगर जब स्टार्टिंग का जब फेज होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट, जब जो फर्स्ट पीरियड आता है, जब लाइफ का फर्स्ट पीरियड आता है, उसको मिनार्क बोलते हैं। तो मिनार्क के बाद फर्स्ट 2 years तक, कभी कभी 3 years तक भी पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, तो इट इज हार्ड टू काउंट कि मेरे नेक्स्ट साइकिल कब आएगी, बहुत मुश्किल होता है। बट ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि मतलब आफ्टर 3 years और 2 years, लाइक आफ्टर 18 years वी कैन से, 18 years के बाद हम अपनी साइकिल को ट्रैक करना सीख जाते हैं। इवन अगर आफ्टर 18 years भी हम अपनी साइकिल को ट्रैक नहीं कर पा रहे, हर बार डेट इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि हम डेज काउंट ही नहीं कर पाते कि कभी 40 days है तो कभी 28 है तो कभी 30 है, दैट मींस यू हैव अ इरेगुलर साइकिल। तो इरेगुलर साइकिल के लिए आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि स्टार्टिंग में फर्स्ट 2-3 years में कि साइकिल बहुत लॉन्ग हो जाती है, प्रोलॉन्ग 2 महीना 3 महीने तक नहीं आ रही है ब्लीडिंग, फिर आ रही है तो बहुत लंबा चल रही है, ये स्टार्टिंग में होती है। बट एक बात ध्यान रखनी है, अगर देर से हो जाए या कम हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर ब्लीडिंग हैवीली और मोर फ्रीक्वेंटली देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि पीरियड्स कितने दिन तक, ब्लड का फ्लो कितने दिन चलता है, तो नॉर्मली 2 to 8 days के बीच में होता है। फर्स्ट और सेकंड डे थोड़ा सा हैवी होता है, थर्ड डे थोड़ा सा ठीक होता है, और फोर्थ डे के बाद इट डिक्लाइन करना शुरू कर जाता है। इफ इवन आफ्टर 4 डे, नेक्स्ट स्लाइड्स, even after 4 days ब्लड का फ्लो डिक्रीज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर एबनॉर्मल। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ब्लीडिंग 4 days के या 5th-6th डे भी हमें उतने पैड्स लगाने पड़ रहे हैं, उतने ही सोक हो रहे हैं जितना कि स्टार्टिंग में थे, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, एक और सिचुएशन होती है अलार्मिंग। अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब होता है कि जब आपको बहुत दिन वेट नहीं करना है, 2 दिन 4 दिन या महीनों वेट नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास, यू टू कंसल्ट डॉक्टर इन इमरजेंसी व्हेन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, अगर आपका पैड इतना सोक हो रहा है कि आपको आर्ली चेंज करना पड़ रहा है, इफ यू हैव टू चेंज आर्ली, और या उसमें ब्लड के क्लॉट्स उसमें आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हैवी है, ये बहुत हैवी ब्लीडिंग है, तो अपना ब्लड ऐसे बहाना नहीं है अननेसेसरी, आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। कोई आपका नोन है, कोई बच्चा है, कोई भी आपके आसपास, और वो आपको लग रहा है कि रात में उसकी बेडशीट पूरी सोक्ड है, कुछ भी ऐसा है, तो दैट मीन्स इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, सीरियस कंसर्न, तो आपको एक बार उसको डॉक्टर को जरूर से दिखाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, थैंक यू। तो अभी इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि हमने ये देख लिया कि नॉर्मली एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है, मैक्सिमम किसी किसी की बहुत ज्यादा फैमिली टेंडेंसी होती है तो उसमें 80 ml तक ब्लड लॉस भी हो जाता है। नॉर्मली 30 to 50 ml ब्लड लॉस होता है। आजकल बहुत इजी हो गया क्योंकि पहले तो हमारे पास सिर्फ पैड्स और कपड़ा होता था, आजकल हमारे पास मेंस्ट्रुअल कप्स भी आ गए जिससे कि हम मेजर भी कर सकते हैं कि हमारा ब्लड लॉस कितना हो रहा है, उसमें विद मार्किंग भी आते हैं। आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स देखे हैं? अभी नहीं, मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स कितनी तरह के होते देखा है? यस और नो? Yes, ma'am. देखा है ना? तो मेंस्ट्रुअल कप यू नो? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। सो अभी ये आप लोग को मेरे ख्याल से बहुत सारी क्लासेस हो चुके हैं, तो ये आप सबको समझ में आता होगा ना पीरियड्स होता क्यों है, व्हाई वी हैव पीरियड्स, व्हाई डू वी हैव पीरियड्स, लाइक ये मेम्ब्रेन शेड होना, ये सब, ये प्रोसेस समझ में आता है? यस मैम। सो मैं बहुत ब्रीफली बता देती हूँ बस इसमें यहाँ पे कि जब हम छोटे होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास सब कुछ होता है, यूट्रस भी होता है, ट्यूब्स भी होती है, वजाइना भी होती है, वल्वा भी होता है, ओवरीज भी होती है, बट हमें पीरियड्स नहीं होते। क्यों? एक टाइम के बाद ही ये सब कुछ शुरू होता है। ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में? तो ये समझ लीजिए कि हमारी जो दोनों ओवरीज है ना, ये एक तरह के बैंक्स होते हैं। बैंक्स वो है जिसमें हमारे कुछ डिपॉजिट्स हैं, लेकिन वो निकलेंगे तभी जब एक एज आएगी, लाइक एफडी होता है ना, तब
मैच्योर होगी। और वो सारा कुछ डिसाइड करता है हमारा ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पूरा एक एक्सेस होता है जो डिसाइड करता है कि कब ये चेंजेस होंगे, डिपेंडिंग ऑन उसका फीडबैक की उसकी जेनेटिक्स क्या है और उसकी फिजिकल और बाकी एक्टिविटीज और फूड हैबिट्स और ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो अगर एक बार ये मतलब एक बड़ा अच्छा लगता है मुझे बताने में, क्योंकि बहुत मजा आता है ऐसी कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट बताने में, कि एवरी फीमेल में जब वो बॉर्न होती है तो उसके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन एग होते हैं, मतलब लाइक 10 लाख इधर और 10 लाख इधर, इतने एग्स उसकी ओवरीज में होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है तो वो धीरे धीरे कुछ उसमें से खत्म हो जाते हैं और कुछ उसके पूरे 400 टू 450 टाइम्स वो उसको पीरियड्स होते हैं पूरी उसकी लाइफ साइकिल में, तो उसमें वो खत्म मतलब चले जाते हैं। और जब ये एग्स डिप्लीट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। तो इस बैंक का अकाउंट खुलता है उस वक्त जब हम बड़े होते हैं और हमारा ये एक्सेस कहता है। तो जो मैंने बताया 9 to 16 ईयर्स के बीच में कभी भी वो अकाउंट खुलता है और तब यहाँ से एग रिलीज मंथली सैलरी की तरह एक बार राइट और एक बार लेफ्ट साइड से शुरू हो जाते हैं। और हर एग इस उम्मीद से बाहर निकलता है कि मुझे तो फीटस में कन्वर्ट होना है, लेकिन जो सबके लिए नहीं होता। तो जो एग फर्टिलाइज होते हैं वो यूट्रस में पहुंचते हैं, और जो लोग जो अनफर्टिलाइज होते हैं वो भी यूट्रस में ही पहुंचते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइज एग होते हैं उसके लिए जो प्रिपरेशन, यूट्रस को तो नहीं पता ना कोई एग फर्टिलाइज होगा कि नहीं होगा, तो वो तो हमेशा प्रिपेयर रहती है। तो जब कोई फर्टिलाइज एग उस यूट्रस की मेम्ब्रेन को टच करता है तो वो उसको अपने अंदर इम्प्लांट कर लेती है। अगर कोई अनफर्टिलाइज्ड एग होता है तो वो उसको शेड कर देती है और या उसको इग्नोर कर देती है। तो अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है वो बाहर निकल जाता है तो ब्रेन के पास मैसेज पहुंच जाता है, अरे ये तो वेस्ट हो गया। तो ब्रेन कहता है कोई बात नहीं, दूसरी साइड से निकाल देंगे। तो दूसरी साइड से निकलने की तैयारी हो जाती है। तो क्या होता है कि यूट्रस को अगले आने वाले, मतलब मैं हमेशा बच्चों को समझाती हूँ कि ये वो माँ है जो अपने बच्चों को बासी खाना नहीं देती। तो वो पुरानी वाली मेम्ब्रेन को हटाते हैं और आने वाले नए बच्चे के लिए पता नहीं वो बनेगा या नहीं बनेगा, बट वो तैयारी पूरी करती है। एंड देन यूट्रस बहुत जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये मेम्ब्रेन जो पहले वाले एग के इम्प्लांटेशन के लिए बनी थी उसको बाहर निकाल देते हैं। उस पूरे प्रोसेस में जो है वो एंडोमेट्रियम जो बाहर निकलती है तो हम पेन भी फील करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट ये तो आपको पता ही है ना, ये सब तो बता ही चुके होंगे। तो कि हमारे नीचे 3 ओपनिंग्स होती हैं, एक यूरेथ्रा होता है, पीछे एनस होता है और बीच वाली ओपनिंग होती है जहाँ से कि पीरियड समय होते हैं, या यही वो ओपनिंग होती है जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कनेक्ट करती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से, जहाँ से कि बेबी भी बाहर आता है, अबॉर्शंस भी होते हैं और ब्लड भी आता है, वाइट डिस्चार्ज भी आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हर मंथ जो ये ब्लड और मेम्ब्रेन का मिक्सचर है बाहर निकलता है, जिसे हम अपने पैड्स पे देखते हैं और हम कहते हैं हमें पीरियड्स है। कभी कभी डरा भी देते हैं क्योंकि इसमें के साथ कभी कभी कुछ थिक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, स्किन जैसा कुछ दिखाई देता है जो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं क्या है। तो डरने की जरूरत नहीं है, मेम्ब्रेन कई बार बहुत थिक कास्ट हो जाती है, तो कास्ट ऑफ होती है जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हमने कभी किसी को देखा नहीं ना आसमान से रस्सी से लटक के नीचे आते हुए, सबके पास दुनिया में आने का एक ही रास्ता है। और जब 9 मंथ्स तक जब हमें प्रेगनेंसी होती है तो पीरियड्स नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ये सारा ब्लड जो हर मंथ बाहर निकल रहा है, उसके बाद से जब एक बार इम्प्लांटेशन हो जाता है तो यही सारा ब्लड हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आता है। हमारी अपनी पहली धड़कन हम इसी ब्लड से लेते हैं और उसके बाद 9 महीने तक इसी से हम सब कुछ लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, सब कुछ इसी से लेते हैं और बाहर आके हम बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये खून तो गंदा है जी, ये तो अशुद्ध है, तुम तो बस मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी ऐसा इंसान है दुनिया में जिसने इस ब्लड को यूज ना किया हो अपने इस दुनिया में आने के लिए। तो ना ये खून गंदा है, ना ये ब्लड इम्प्योर है, ना ये यूट्रस इम्प्योर है, ना ये मतलब पैड्स और ये सारी चीजें इम्प्योर है, ना ही कोई लड़की इम्प्योर है। कुछ गंदी है तो कुछ लोगों की सोच जिसने ऐसी कुछ चीजें डेवलप कर दी हैं। पुराने लोग बहुत समझदार थे, उन्होंने उस टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से कुछ रूल्स बनाए, क्योंकि तब पानी नहीं था, पीने का पानी भी बहुत दूर से लाना पड़ता था, घर ऐसे नहीं हुआ करते थे और ना पैड थे ना पैंटी थी। अगर आप देखें तो वो महाभारत सीरियल या कोई भी पुराना सीरियल देखेंगे तो लांग वाली चीजें होती थी, हर चीज को बांधा जाता था, यहाँ पे कपड़ा बांध लिया, धोती को बांध लिया, लड़कों ने भी बांध लिया। तो ऐसे में पैड पैंटी होना बहुत मुश्किल काम होता था। तो ये सारा ब्लड को मैनेज करना, मेंस्ट्रुअल मैनेजमेंट मुश्किल काम था। जहाँ ब्लड गिरता है वहाँ इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जहाँ ब्लड गिरेगा वहाँ इन्फेक्शन होंगे, तो इस इन्फेक्शन की वजह से बहुत सारे लोगों को मतलब बीमारियां होती थी और बदबू आने लगता है, या क्योंकि सफाई भी करना मुश्किल होता था, पानी कौन भर के लाए, कौन सारा दिन घर साफ करे। तो वो सारी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए लोगों ने, जिसको हम आज इन्फेक्शन बोलते हैं, उन्होंने उसका नाम उस वक्त पाप रख दिया, क्योंकि इन्फेक्शन वर्ड इजाद नहीं हुआ था। तो क्योंकि उनको लगा जब भी ये ब्लड गिरता है उसके आसपास कुछ बीमारियां आने लगती हैं, अचार खराब होने लगता है, खाना खराब होने लगता है, नहाने के लिए बाथरूम नहीं थे, बाहर
तालाब में नहाने जाते हैं तो स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ पानी जिसमें गांव की बाकी लेडीज भी बात ले रही हैं, तो वो इतना साफ, तो यूट्रस में गया, यूट्रस में ऑलरेडी ब्लड है तो इन्फेक्शन भी ले गया, वहाँ पे लड़की बीमार हो गई। तो लड़की भी बीमार ना पड़े, घर में भी कोई दिक्कत ना हो और कुछ भी गलत ना हो, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए कि लड़कियों को आइसोलेट करके रखा जाएगा, लड़कियों को उन दिनों नहाने नहीं देंगे, किचन में नहीं जाने देंगे, अचार के पास नहीं जाने देंगे, मंदिर, क्योंकि बाहर ओपन डिफिकेशन होता था तो मंदिर थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते थे, तो लड़की उस डिस्कम्फर्ट पेन के साथ कैसे चढ़ेगी, तो लड़की को भी आराम मिले, और मंदिर की सफाई कौन करेगा अगर ब्लड वहां गिरेगा। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखे कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने कुछ नियम बनाए। पर प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ बदल गया, घर बदल गए, मंदिर बदल गए, नहाने की जगह बदल गई, पहनने के कपड़े बदल गए, अब सब कुछ डिफरेंट हो गया, बस बदलना छूट गया तो सोच। तो अब इस सोच को बदलने का टाइम है, तो ताकि ये सारी चीजें मतलब उस समय और परिस्थिति में ठीक थी, आज के समय और परिस्थिति में ठीक नहीं, क्योंकि आज जिस पाप यानी इन्फेक्शन को, जो पहले गलत था, आज हमारी हाइजीन ने, हमारी साफ सफाई ने उसको खत्म कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो जैसे सर ने भी बता ही दिया था, पेन के लिए आप हॉट वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा अच्छा खाना खा सकते हैं जिसमें कि थोड़ा सा कार्ब्स कम करें और थोड़ा सा जंक फूड्स कम करें, तो ब्लोटिंग जो होती है ना, बहुत ज्यादा दर्द होना, ये थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा थोड़े बहुत योगा कर सकते हैं, योगा से दर्द कम नहीं होगा लेकिन दर्द सहने की शक्ति बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने से आपकी बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होती है, तो अच्छा है कि अगर आप करें इसमें, ये नहीं कि पीरियड्स वाले दिन ही करें, रेगुलर करें, पीरियड्स वाले दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन ले सकते हैं, सर ने भी आपको बता ही दिया था, मेडिसिन ली जा सकती है। नेक्स्ट, डॉक्टर की सलाह से लेनी है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं खा लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस ये बताने के लिए कि दर्द और ये पीरियड की शर्म आपको रोक ना ले, तो इसलिए ध्यान रखना कि बहुत सी लड़कियां इससे बाहर निकल चुकी हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है, वाइट डिस्चार्ज, आई थिंक अगर बता चुके हैं तो मैं जल्दी से इसको कर जाती हूँ कि नॉर्मली भी बॉडी से डिस्चार्ज होते हैं, और जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं उसमें डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन अगर इस डिस्चार्ज के साथ नेक्स्ट कोई भी सिम्टम्स, आपको जो ये 5 सिम्टम्स याद रख लीजिएगा, जैसे कि इसमें 4 लिखे हैं पर मैं 5, तो इचिंग होने लगे, बर्निंग होने लगे, बैड ऑर्डर, फाउल ऑर्डर इसमें से आने लगे, बैक, लोअर बैक या लोअर अब्डोमेन में पेन होने लगे, और इसके अलावा इसका कलर चेंज हो जाए। नॉर्मली ये वाटरी और म्यूकोइड होता है, जैसे कि जुकाम में जो स्टार्टिंग में पतली सी जैसे नोज, रनिंग नोज होती है ना, तो ऐसे बहुत म्यूकोइड सा होगा और एकदम पतला सा होगा नॉर्मली। लेकिन अगर ये बहुत थिक, वाटरी, कर्डी, मिल्की, ग्रीनिश, ब्राउनिश कुछ भी होने लगे, दैट मीन्स इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये 5 सिम्टम्स, इचिंग, बर्निंग, बैड और फाउल ऑर्डर, लोअर अब्डोमिनल, लोअर बैक पेन, और लास्ट में चेंज इन कलर, अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो ये इन्फेक्शन है। तो लोग बोलेंगे ठंडे पानी से धो लो, डिटॉल के पानी से धो लो, बीटाडीन के पानी से धो लो, उससे लक्षण, सिम्टम्स थोड़े बहुत रिलीव हो जाएंगे लेकिन इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इन्फेक्शन ठीक करने के लिए एक बार डॉक्टर से मिलें, अगर कोई एक सिम्टम भी है तो मिलें। अगर ये वाइट डिस्चार्ज इतना ज्यादा है कि रेगुलरली होता ही रहता है, जब भी पैड लगा, मतलब अक्सर मन करता है कि पैंटी लाइनर तो कम से कम लगा के रखे, बहुत ज्यादा डिस्चार्ज है तो भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, इसकी वजह से कभी कभी रैशेज हो जाते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो हम स्किन के लिए भी ध्यान रखें कि हमारी स्किन पे बार बार रब करता है, कुछ वेटनेस थोड़ी भी होती है और स्किन आपस में रब करती है दोनों थाइज की, तो फिर वहां पे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो जहाँ पे भी ह्यूमिडिटी होती है वहाँ इन्फेक्शन होने के खतरा जाता है। तो ऐसे में 2 बातें ध्यान रखनी, क्लीन एंड ड्राई, साफ और सूखा। ये 2 बातें क्या ध्यान रखनी है कि पैंटी अगर गीली हो जाती है तो पैंटी को भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि नेक्स्ट डे बात लेंगे तभी उसको मतलब चेंज करना है। अगर पैंटी आपकी गीली हो रही है तो आप उसको भी चेंज करते रहिए। पैड 4 to 6 आवर में चेंज करना ही है, भले ही आपको ऐसा लगता है कि इस पे तो स्पॉटिंग ही थी, इस पे तो हल्का सा डिस्चार्ज ही लगा है, तो चेंज क्यों करना है। फिर वही बोलूंगी, एयर में हमेशा, एटमॉस्फेयर में इन्फेक्शन है, जहाँ पे भी वेटनेस होगी, जहाँ पे भी गीलापन होगा और साथ में न्यूट्रिशन होता है, बॉडी फ्लूइड्स में न्यूट्रिशन बहुत होता है, तो वहाँ पे इन्फेक्शन ग्रो करने लगेगा और वो फिर आपके पैड से आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो उस चेन को ब्रेक करने के लिए पैड्स को रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम बच्चों को भी बताते हैं और आप भी हमेशा याद रखिए, 5 चीजें अपने पास रखनी है, 5P हैं, एक पैड, एक पैंटी, एक पेपर सोप और एक पेपर बैग। इन सबको एक पाउच में रखिए। कभी भी आपको पीरियड्स आ गए, कहीं भी आ गए, तो वो सजा ना बन जाए आपके लिए। उसका पीरियड्स जो है ना, कहीं भी जो हो, आप आपके मजे में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 5 चीजें रहेंगी, बस ये बैग निकालना है, टॉयलेट तक जाना है, पुराना पैड निकाला, पेपर है इसमें, पेपर के साथ रैप किया, डस्टबिन में डाल दिया, ओपनली नहीं फेंकना है, वरना जहां भी फेंका वहां इन्फेक्शन फ्लरिश करेगा, आप
आपके टॉयलेट्स हैं, कभी आपको भी जाना पड़ेगा, इन्फेक्शन लेके चले आओगे। सेकंड, चेक योर पैंटी। अगर पैंटी स्टेन्ड है तो पैंटी को वो क्या लपेटा और उसमें एक जो पेपर बैग है उसके अंदर डाल के वापस पाउच में डाल लिया। नया पैड, नई पैंटी स्टिक किया। Was she right? Yeah, I can. She's right. Yeah, she's right. She's right. Please unmute yourself. Mute yourself. Keep yourself muted. Let's have a next one. Sorry. Who is not muted? I've told everyone to keep yourself muted. Please be a little responsible. सो आपको बस पैंटी को रोल करके वापस अंदर रख लीजिए एंड सबसे बाद में पेपर सोप से एक स्ट्रिप निकाली, हैंड वॉश किया, जैसे गए थे उससे बेटर हाइजीन के साथ लौटे हैं। कुछ गंदा नहीं किया, कुछ गंदे नहीं हुए। तो टू मेंटेन योर हाइजीन एंड अदर्स आल्सो कीप दिस 5P पाउच इन योर बैग ऑलवेज ऑलवेज। कहीं ट्रेन में है, शादी में है, पार्टी में है, मूवी में है, कहीं भी है, आपको ये हमेशा हेल्प करेगा टू मेंटेन योर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, ये कुछ पीरियड प्रोडक्ट्स हैं, आई थिंक इनके बारे में आपको बताया जा चुका है। और एक छोटे से मिथ्स हैं लोगों के मन में कि टैम्पोन लगाने से और मेंस्ट्रुअल कप लगाने से हाइमन रप्चर हो जाता है। तो आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हाइमन रप्चर, तो ये कोई मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया ये जज करने का। मेरी बेटी जिम्नास्ट है और उसका तो हाइमन पता नहीं कब का रप्चर हो चुका है, स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये सब चीजें ना बस यहाँ पे अटक जाती हैं, यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, इनसे कुछ भी नहीं बिगड़ता। दे आर वेरी हाइजीनिक। सबसे बड़ी बात है एनवायरमेंट फ्रेंडली बहुत है, तो आप आराम से इनको यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जाके किसी गायनी या किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपको इंसर्शन में है ये अगर कोई एक बार यूज कर लेता है तो उसके बाद उसको पता चलता है। इसके अलावा डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन के अलावा रीयूजेबल सैनिटरी नैपकिन्स भी होते हैं जो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और आजकल काफी साइट्स पे मिलने भी लगे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो एक दो छोटी छोटी बातें हैं जो बस लास्ट में, मैम आपका टाइम अगर 5 मिनट और अलाउ कर देंगे। श्योर मैम, वी कैन 5 मिनट तक हम कॉन्वर्सेशन करते हैं, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैम जो हम ले नहीं पाएंगे, तो इट वुड बी अ रिक्वेस्ट दैट वी forward the students questions to you and so that you can। तो मैम एक काम करते हैं कि हम इसको वाइंड अप कर देते हैं एंड फिर क्वेश्चंस पे लेंगे। तो क्वेश्चंस में सारी चीजें अगर कुछ बचा होगा तो आ जाएगा। नहीं मैम, आप जैसे आपको सही लगे। तो बस मैं 5 मिनट्स में आपको थोड़ा सा आपकी कुछ चीजें बताई दी थी मिथ्स के बारे में और मैंने काफी चीजें बता दी हैं। सो 2-3 बातें जो मतलब मुझे लगता है कि आपकी एज की लड़कियों को पता होना चाहिए कि थोड़ा सा कंसेप्शन और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जो मिथ्स होते हैं लोगों को लेकर कि मतलब जैसे कि बहुत सारी लोगों को ये है कि अनमैरिड लड़कियों को क्या कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि जैसे सर ने भी बोला सेक्सुअली एक्टिव होना कोई खराब बात नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है जो हो गया तो पता नहीं क्या हो गया। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नोइंगली कर रहे हो, हमारे पास इन्फॉर्म्ड हो कि हम क्या कर रहे हैं, किसी पीयर प्रेशर में नहीं कर रहे हैं। वो सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इन्फॉर्म्ड और नोइंगली चीजों को करते हैं तो सबसे पहले अपना ध्यान रखते हैं। तो अपना ध्यान रखना जरूरी है। तो कभी भी बहुत सारे अपने इन्फेक्शंस के लिए भी, मतलब आपका पार्टनर कितना भी आपको बहुत सारी बार प्रेशराइज करे कि नहीं क्या इतना भी भरोसा नहीं है, हाँ नहीं है, अपनी अपनी हेल्थ के लिए थोड़े सेल्फिश हो जाओ कि हमेशा बैरियर मेथड यानी कॉन्डोम वगैरह हमेशा इस्तेमाल करो। अगर आपका बहुत फ्रीक्वेंट होता है, अगर आपको लगता है कि आपका बहुत फ्रीक्वेंटली फिजिकल कॉन्टैक्ट होते हैं तो आप मल्टीलोड भी यूज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई भी अगर मतलब आजकल एक बहुत सारे क्लब्स भी बन गए हैं जिसमें नॉन जजमेंटल गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि ये बड़ा एक स्टिग्मा होता है कि जाएंगे तो डॉक्टर जज करने लगे कि पता नहीं मतलब मोरल पॉलिसिंग ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो ऐसा नहीं है। आजकल के डॉक्टर्स में काफी सारे लोग हैं जो इन चीजों का ध्यान रखते हैं कि आपके साथ कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आपको ऑकवर्ड लगे। और हमने तो मतलब जस्ट इसी में बताते हैं, जैसे कॉलेजेस में हमने एक इनिशिएटिव लिया है मेंस्ट्रुअल कैफे करके। तो मेंस्ट्रुअल कैफे स्कूल के बच्चे ही, कॉलेज और स्कूल के बच्चे ही रन करते हैं। और उसमें इस तरह के कैफे का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे खुल के बातें कर सकें, जहाँ दिल से लोग आराम से खुल के बातें करते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स मेंस्ट्रुएशन एंड बियॉन्ड जिनके बारे में बातें नहीं होती हैं, करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे ना बातें, तभी बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके सवाल निकलने शुरू होंगे और ऐसी बातें नॉर्मलाइज होंगी। सारी चीजें हम नहीं कह रहे कि इसको हाईलाइट करना है, लेकिन इसको बस नॉर्मलाइज करना है, ये कन्वर्सेशन नॉर्मल लगने लगे। इस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी है। एंड थैंक यू सो मच शुचि मैम फॉर गिविंग मी सम एक्स्ट्रा टाइम। तो वी कैन स्टार्ट विद क्वेश्चंस एंड वी कैन क्लोज द स्लाइड्स। Okay, thank you, ma'am. Shalini, ma'am, we can take 2 questions, and then I have already told students will mail their questions because they personally want to ask some questions to ma'am. I hope that's okay.
So, Shalini ma'am, we can take questions. Yes, ma'am. Surbhi ma'am, the first question is by Miss Anjali, as she says that we know that every person's period experience are different. So, ma'am, what are your views with the ongoing debates that leave your work and stop your work during periods? Like, मेरा तो एक ही कहना है, listen to your body. जैसा आपको लगता है, क्योंकि इसका कोई स्टीरियोटाइप नहीं बना सकते कि ऐसा ही होना चाहिए, सबके पीरियड्स डिफरेंट है, तो लिसन टू योर बॉडी. अगर आपकी बॉडी कहती है कि मुझे रेस्ट करना है, तो कोई फर्क नहीं, जी अपने आप को एक दिन इतना आप डिजर्व करती हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो काम करना है, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, तो देन गो फॉर वर्क. मतलब इससे अपने आप को जज नहीं करना है कि मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, किसी को चीट भी नहीं करना है, इसका फायदा भी नहीं उठाना है, बट ये आपका दिल क्या कहता है, आपकी बॉडी आपसे क्या कहती है. लिसन टू योर बॉडी. Thank you, ma'am, for answering that question. Next question, ma'am, is by Nisha Chaudhary, and she wants to know that how can we manage weight in PCOS? मैम पीसीओएस, जैसे अभी सर ने भी बताया, पीसीओएस क्या होता है, एक तरह की साइकिल होती है, मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एक साथ हो जाते हैं, और जैसे एक से स्टार्ट हुआ एक विशेष साइकिल में फंसते चले जाते हैं. लाइक पहले आपका हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, सबसे बड़ा रीजन तो स्ट्रेस होता है, लाइफस्टाइल चेंज, जो हम एक तरह की लाइफस्टाइल डिजीज है. लाइफस्टाइल चेंज हुआ, किसी को आदत थी लेट तक जगने की, और उसको अचानक से जॉब ऐसी मिल गई, उसकी एग्जाम आ गए, दुनिया भर के आजकल एक लोनलीनेस, इतनी सारी तो स्ट्रेस फैक्टर्स है ना, ये बहुत. दूसरा अडल्ट्रेशन ऑफ फूड जो है, इन सब की वजह से पीसीओडी बहुत कॉमनली दिखाई देने लगा है. तो इस साइकिल को तोड़ने के 2-3 तरीके हैं. जैसे कि सर ने बताया था कि मेडिसिन दे सकते हैं, कि आप ओवरऑल, एंड किसी ने नाम लिया था क्रिसेंट करके कोई मेडिसिन से कर सकते हैं. दूसरा जो आसान और सही तरीका है, जो मैं कहती हूँ, कि ब्रेक दिस साइकिल बाय रिड्यूसिंग योर वेट. तो वेट रिडक्शन, इसमें ना एक बात है, जैसे कि मैं अपने लिए भी एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मैं बहुत समय पहले, करीब 10-12 साल पहले, मैं गेन्ड अ लॉट. तो मैंने ना बहुत कोशिश की, मैं बॉडी केयर गई, मैंने वहाँ पे भी पैसे जमा करा दिए, मुझे लगा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. मैं वीएलसीसी गई, मैंने वहाँ भी पेमेंट जमा करा दिया. मैंने अपने एक फ्रेंड है प्लास्टिक सर्जन, उसको बोला भाई तू लाइपोसक्शन कर दे, मेरे से तो इतना वेट देखा नहीं जा रहा. तब एक अलग ही जोन में रहते थे. देन मेरे को उसने बोला कि सुरभि तू और ऐसी बातें करे, मेरे को तो तेरी विल पावर पे बड़ा भरोसा था. तो उसके वो वर्ड्स ना थोड़े दिमाग में बैठ गए, तो मेरे को लगा कि अच्छा मेरी विल पावर इतनी. एंड विद इन नेक्स्ट मतलब 3 months में 13 kg वेट मैंने लूज किया. मैं बस इसलिए बोल रही हूँ कि ये ना किसी से लूज नहीं होता वेट. जब यहाँ पे एक जिद आती है ना, और आप सोच लेते हो करना है, उससे हो जाता है. घर में 4 टांग लो, नहीं होगा. 4 लोगों से कंसल्ट कर लो, नहीं होगा. अपने खाने का वो कर लो, नहीं होगा. जब तक ये यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो जाएगा ना, करना ही है, उस दिन अपने आप होने लगेगा. तो वेट रिडक्शन में कोई हेल्प नहीं कर सकता सिर्फ आपकी विल पावर के. आपको गाइड बहुत सारे लोग कर देंगे कि आपको हेल्दी वे में कैसे वेट रिड्यूस करना है, बट पहले स्ट्रांग खुद को बनाना होगा. Thank you, ma'am. So willpower is the keyword. And the last question for the session, ma'am, is by Richika, and she wants to know and share that ma'am has talked about menstruation of trans men, but do trans women also go through menstruation after they get a sex change or surgery? नो, अगर वो हार्मोन ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप वजाइना बना दोगे, लेकिन यूट्रस तो इम्प्लांट नहीं करते ना. वो बेबी अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो प्रेगनेंसी कैरी कर पाए. तो अभी सिर्फ वजाइना बनती है. यूट्रस और ट्यूब्स वगैरह, ये पूरा प्रोसेस, ओवरी आना और फिर उस तरह से हार्मोन्स रिलीज होना, ये सारी चीजें नहीं हो पाती हैं. तो इसलिए ये मतलब अभी तक इसके बारे में काम नहीं हुआ. तो ट्रांस फीमेल यूजुअली मेंस्ट्रुएट नहीं करती हैं, ट्रांस मेल करते हैं. एंड अगर कभी भी आपको ऐसा लगे ना, कोई और सवाल, जैसे अभी मैम ने बोला लास्ट सवाल है, आप मेल पे भेज दीजिएगा. इसके अलावा मतलब सच्ची सहेली, अगर आपको ठीक लगे आप बच्चों को, तो सच्ची सहेली पे भी हम लोग इसके ना बहुत सारे फैक्ट्स उसमें बताते रहते हैं. ऐसी बहुत सी चीजें जो लोगों के बारे में को लगता है ठीक है, तो आप हमारी वेबसाइट, इंस्टा पे, फेसबुक पे या कहीं भी जाके वहां भी अपने सवाल डाल सकते हो. आपके किसी फ्रेंड्स के भी सवाल है, आपको लगता है कि कोई अपने आसपास मम्मी के, इसके, तो वो भी पूछ सकते हो. तो हैप्पी, मतलब हमें भी थोड़ा लगेगा कि अगर हम कुछ मदद कर पाएंगे. और यहाँ पे जितने भी पूछे वो सवाल मैं मैम से ले लूंगी. Thank you, ma'am. Thank you very much. And on this note, thank you, ma'am, for this informative session that has enlightened us on the issue of gender aspect of health. And I'm more than sure that the students have gained a deeper understanding about gender role conflicts, workload, and that unpaid work has adverse effect on women's well-being and long-term health. I would like to really sincerely express my gratitude to ma'am for this informative lecture. And for the students, we would now bring this lecture to an end before proceeding for the next lecture, which will be held tomorrow, 11th of November, 2020 at 4 p.m. on the subject of right representation and community voices, gender and education. Thank you, ma'am. Namaskar.